खबरों से आगे बढ़ेंगे। बिहार चुनाव में देखिए, महागठबंधन की हार के बाद एलजेपी नेता चिराग पासवान ने राजद और महागठबंधन की आलोचना की है। क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से 2020 में बटा हुआ एनडीए होने की वजह से राष्ट्रीय जनता दल को जो लाभ मिला हो, पर बिहार की जनता ने पूरी तरीके से जातिवाद फैलाने वाली सोच को, सांप्रदायिकता फैलाने वाली सोच को और जंगल राज वाली सोच को पूरी तरीके से उनको नकार दिया है। जो परिणाम सामने आए हैं ये दर्शाता है कि भैया राष्ट्रीय जनता दल का अब धीरे धीरे आगे कोई अस्तित्व बचेगा नहीं। देखिए, मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से महागठबंधन और राजद पूरी तरीके से समाप्त हुआ है, और ये मैंने हमेशा कहा था कि इनकी अपनी कोई पकड़ बिहार की राजनीति में अब रही नहीं है। 15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से 2020 में बटा। वहीं बिहार में एनडीए की जीत पर प्रतिक्रिया देते शरद पवार ने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 10,000 रुपए देकर विजय हासिल की गई है। पवार ने कहा कि बिहार में जो हुआ वही महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना के नाम पर भी किया गया था। आज के अखबार में सभी जगह पर न्यूज आई है कि उन्होंने महिला को 10,000 रुपये का जो वसूला किया, इसका ये रिजल्ट। इंसार इलेक्शन में इंसार यूनियन कम्युनिस्ट उनको 10,000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना चुनाव से पहले, ये एक तरह का प्रदूषण है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अमित चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अमित जी, सबसे पहले आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि शरद पवार के आरोपों पर क्या लोग वाकई ये मान रहे हैं कि महिलाओं को 10,000 रुपए देकर चुनाव प्रभावित किया गया है? अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमित जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लौटेंगे उनके पास। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की करारी हार के एक दिन बाद ही लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार दोनों से रिश्ता तोड़ने का चौंकाने वाला दावा कर दिया। सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि उनके पोस्ट से राजनीतिक गलियारों में काफी भूचाल की तरह फैल गया है। रोहिणी ने इस फैसले के पीछे तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और उनके सहयोगी रमीश पर दबाव का आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कदम वे संजय यादव और रमीश के कहने पर उठा रही हैं। अब रोहिणी आचार्य ने मीडिया के सामने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है, उन्होंने मुझे निकाल दिया घर से। बिहार चुनाव में हार की जिम्मेदारी वो नहीं ले रही हैं, कुछ पूछने पर अपमानित किया जाता है। कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की करारी हार के एक दिन बाद ही लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति और परिवार दोनों से रिश्ता तोड़ने का चौंकाने वाला दावा कर दिया। सोशल मीडिया पर किया गया उनका पोस्ट राजनीतिक गलियारों में भूचाल की तरह फैल गया है। रोहिणी ने इस फैसले के पीछे तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और उनके सहयोगी रमीश पर दबाव का आरोप लगाया है। इन आरोपों ने आरजेडी के भीतर पहले से हो रहे विवादों को अचानक सतह पर ला दिया है। आखिर कौन है रमीश जिस पर रोहिणी ने लगाए गंभीर आरोप? कौन है रमीश जिन पर रोहिणी ने ऐसे आरोप लगाए हैं? तो आपको बता दें कि रमीश उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं। रमीश बलरामपुर के पूर्व सांसद जहीर के दामाद हैं। रमीश उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के रहने वाले हैं।
वहीं रमीज बलरामपुर के पूर्व सांसद जहीर के दामाद हैं। जी इसी पर सीधा रुक करेंगे हमारी संवाददाता अपराजिता का। अपराजिता, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जैसा कि इस बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार में 19 सीटें जीतकर काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, तो क्या आप बता सकते हैं कि इसके मुख्य कारण क्या रहे होंगे? बिल्कुल फौजिया, देखिए जब एलजेपीआरबी की बात होती है तो पहले जो था ये पार्टी बिहार में रामविलास पासवान के नेतृत्व में लड़ता हुआ नजर आता था, जो चिराग पासवान के स्वर्गीय पिताजी हैं। अब चिराग पासवान ने इसकी बागडोर अपने हाथ में ले ली और जिस तरीके से चिराग लगातार सक्रिय रहे, हमेशा वो लोगों के बीच जा करके यही कहते हुए नजर आए कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, यानी कि उन्होंने बिहार को प्रायोरिटी दिया और हर चीज को लेकर के बिहार में विकास की बातें कही। तो सबसे बड़ा कारण तो ये हो सकता है कि जनता ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया और जिस तरीके से हमारी टीआरपी की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर थी और लोगों से बात कर रही थी, तो अब भी हमने यही देखा कि युवा चेहरे की बहुत ज्यादा बातें हो रही थी कि बिहार में किसी युवा चेहरे को लाया जाए, या तो तेजस्वी नहीं तो एनडीए की तरफ से बात करें तो चिराग का नाम सबसे ज्यादा उठकर आता था। तो चिराग पासवान एक तो युवा है और जिस तरीके से वो अपने मुद्दे बताते हैं, जिस तरीके से वो अपने मैनिफेस्टो बताते हैं, जिस तरीके से वो अपना काम करने का अंदाज बताते हैं, कहीं ना कहीं वो भी लोगों को लुभाता हुआ नजर आया। और अक्सर हमने ये देखा है कि चिराग पासवान जो है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रह करके जो है लड़ाई लड़ने की बात करते हुए नजर आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो केंद्र में नरेंद्र मोदी और यहाँ पर बिहार में चिराग पासवान ने भी अपनी एक छाप छोड़ी है। और जो लोग नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, जो लोग उनकी लोकप्रियता को जानते हैं, वो चिराग के भी फैन बन के निकलकर सामने आए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो चिराग जिस तरीके से मुद्दे बताए, जिस तरीके से काम करते हुए नजर आए, ये एक कारगर उपाय रहा बिहार की राजनीति में और बिहार वासियों ने युवा होने के नाते उनके ऊपर भरोसा दिखाया। और यही कारण है कि 29 में से 19 सीट ला करके उन्होंने इस बार बिहार चुनाव में बेहद अच्छा प्रदर्शन किया और आने वाले समय में लोग उनको सीएम उम्मीदवार के तौर पर भी देखते हैं। खैर ये वक्त बताएगा कि आने वाले समय में चिराग को ये जिम्मेदारी दी जाती है या नहीं दी जाती है, लेकिन फिलहाल बिहार का बच्चा भी जो है चिराग पासवान के साथ जाते हुए नजर आ रहा है। जी फौजिया। जी अपराजिता, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपक भी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि जैसे कि बिहार चुनाव नतीजों के बाद शरद पवार ने जो आरोप लगाए कि महिलाओं को 10,000 रुपए देकर जीत हासिल की गई है, तो क्या लगता है कि ये दावे सही हैं? देखिए, आरोप तो विपक्ष लगाता ही है, मगर विपक्ष आरोप पर पूरी तरह से कायम नहीं रहता, जिसके चलते वो कुछ कर नहीं पाता और सिर्फ बयान देके ये मामला खत्म हो जाता। ये सच है कि 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया गया और 2 लाख की योजना के लिए उन्हें रखा गया कि आपसे 2 लाख रुपया और देंगे बाद में, जिसको गृह मंत्री ने कहा था ये सीड मनी। तो खैर वो मिल गया और महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ करके हिस्सा ले लिया, इससे आपने देखा कि पूरे बिहार में जातीय समीकरण ध्वस्त हो गया। और आपने देखा पहली बार सवर्ण जातियों के लोगों ने खूब जबरदस्त जीत हासिल की। राजपूत जात के 32 लोग हैं, ब्राह्मण के भी लोग जीत गए, भूमिहार जो कहे जाते हैं स्वर्णों के सब लोग जीत गया। तो एक तरह से जातीय समीकरण जो है, जो जातीय गणना था, जिसमें जिस जाति की जितनी आबादी उतनी भागीदारी का मसला खत्म हो गया। और दूसरी बात है, इस तरह से पहली बार जात पात का जो मसला था वो एक नए समीकरण की ओर बढ़ता दिखा, जो कि 2029 में नरेंद्र मोदी को बहुत फायदा करेगा। तो ये सारी बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मसला था महिलाओं का। मैंने बार बार हर एक चैनलों में कहा कि अगर महिलाओं को ये समय पर दिया जाता, अगर ठीक है दे दिया गया और वो कन्वर्ट हो गया, और तेजस्वी यादव ने 30,000 की बात की, वो कन्वर्ट नहीं हुआ, तो जो कन्वर्ट हुआ उसी पर और आसरा भी हुआ कि जिसे नहीं मिला उनको भी लगा कि मुझे भी मिलेगा तो चलो वोट दे दो। इसीलिए महिलाओं का वोट परसेंट 8% के करीब बढ़ा, 7 से 8%, जो कि बहुत बड़ा काम किया ये परिणाम में।
और दूसरी बात भले अब आरोप विपक्ष लगा रहा है कि चुनाव आयोग की धांधली हुई है, ये तो उनको प्रूफ करना है, चाहे वो प्रूफ करें हाई कोर्ट में या सड़कों पर, जहाँ भी प्रूफ करना। इसका मसला है कि ये मसला तो बना ही बना। अब शरद पवार जो बोल रहे हैं वो सारे विपक्ष यही बात कहेंगे, 10,000 दे के अपने हालांकि एकदम चुनाव से पहले देना ये भी कुछ पता लगा, मगर चलिए जिसको मिला और जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल दीपक जी, लौटूंगी आपके पास। अमनप्रीत जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी मैं कि अब रुख अगर हम रोहिणी आचार्य का करें तो रोहिणी आचार्य के परिवार और आरजेडी में जो तनाव दिख रहा है, क्या लगता है ये मामला कितना गंभीर है? जी अमनप्रीत जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि रोहिणी आचार्य के परिवार और आरजेडी में ये जो तनाव दिख रहा है, उन्होंने राजनीति छोड़ दी है, इसका ऐलान किया है, साथ ही उन्होंने संजय यादव और रमीज का नाम लिया है, तो क्या लगता है ये मामला कितना गंभीर है? जी बहुत गंभीर है। मुझे लगता है कि जो तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच में ये जो कड़वाहट आई थी, ये जो दूरी आई थी परिवार के बीच में, उससे भी तेज प्रताप ने खुलेआम कहा था कि उसमें जो संजय यादव है तेजस्वी के ज्यादा करीबी और उसके राजनीतिक सलाहकार, उनके दोस्त और जो वहाँ से राज्यसभा के मेंबर भी हैं, तो राज्यसभा के सांसद भी हैं, तो उनसे ये पहली बार ऐसा नहीं है कि रोहिणी जी ने ब्लेम कर रहा है। पहले तेज प्रताप ही ऐसे ही बोल चुके हैं कि उनके परिवार में जो भी दूरियां बढ़ रही हैं, जो परिवार में कलेश हो रहा है, उसके तीनों जिम्मेदार जो हैं वो संजय यादव हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजें राजनीति को तो इफेक्ट करती ही है, क्योंकि कल बैठ हाल ही में आपने देख लिया है तो ये जो इनकी आरजेडी की इतनी बुरी हार हुई है, उसको देखो किसी को तो अपने ऊपर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर हार हुई है तो जो भी इसके राजनीतिकार रहते हैं उनको अपने ऊपर बात तो लेनी चाहिए ना कि हमारी वजह से अगर रणनीति हमने तैयार करी है, तो अगर जीते तो हम भी अपने आप को दिखाते कि हमारे कारण जीत हुई है, तो हार हुई है तो उसके लिए भी अपने आप को दिखाना चाहिए कि हमारी वजह से हार हुई है। और ये जो भी है परिवार में जो भी कलेक्लेश होता है, ये परिवार के अंदर, घर के अंदर ही निपटा लिया जाए तो अच्छी बात होती है, नहीं तो राजनीति पे आपने देखी है कि इससे कितना प्रभाव पड़ता है। तो ये लोगों में शुरू हो रही है, और जो आरजेडी को इतनी शिद्दत से लालू यादव ने इस पेड़ को सिंचा, इस पेड़ को फला फूला देखा, तो उसको आज टूटते हुए मुझे लगता है उनको देखना अच्छा नहीं लग रहा होगा। जी अमनप्रीत जी,